हेलो एंड वेलकम ऑल। मैं खुशबू यादव आप सबका द समत लाइफ में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जुड़ रही हैं जिनकी लाइफ जर्नी, डेडिकेशन, लीडरशिप और कंटिन्यूअस लर्निंग का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार राजपूत जी की, जिनके पास फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में 40 से भी ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपना करियर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टार्ट किया और अपनी हार्डवर्क और लीडरशिप स्किल्स के थ्रू वाइस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वर्टिकल हेड एट कैंडिलिया फार्मास्यूटिकल लिमिटेड तक का सफर तय किया। कॉरपोरेट लीडरशिप एक के साथ साथ डॉक्टर राजपूत जी ने एक ऑथर, मेंटर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ पर बुक्स भी लिखी हैं जो प्रोफेशनल्स और यंग लीडर्स को इंस्पायर करती हैं। आज के टाइम पर वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को मेंटरशिप, लीडरशिप ट्रेनिंग और स्पीकिंग सेशंस के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि नए लीडर्स ग्रो कर सके और अपनी पोटेंशियल को अचीव कर सकें। So, without any delay, let's warmly welcome Dr. Pramod Kumar Rajput ji. Please welcome, sir. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते खुशबू जी एंड थैंक यू सो मच मुझे अपना समझवा लाइफ में इनवाइट करने के लिए। और एक छोटी सी जर्नी है जिंदगी की जो कि हम सब जीते हैं और हम बिल्कुल ये सब सोचते हैं कि टिल द टाइम ब्रेथ वी शुड स्टार्ट लर्निंग एंड शेयरिंग। तो थैंक यू वंस अगेन। सर, सबसे पहले हम आपके एज समर्थ लाइफ लाइफ जर्नी के बारे में बात करता है तो हम सबसे पहले आपकी चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं। आपका बचपन कैसा था? बचपन मेरा बहुत ही, वी बिलोंग्स टू ए वेरी हम्बल फैमिली। और बचपन बहुत जैसे बाकी बच्चों का होता है उस हिसाब से बचपन था। मैं सिंगल चाइल्ड था, माँ बाप का इकलौता। और जिस हिसाब से उस टाइम मैं की बात कर रहा हूँ जब मेरा जन्म हुआ 1964 में, नाउ आई एम ऑलमोस्ट 63 ईयर्स राइट। तो जिस हिसाब से पेरेंट्स बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, उनके सपने होते हैं, उसी हिसाब से मेरे जो है पेरेंट्स के भी सपने थे और उन्होंने भी अपनी क्षमता के अनुसार जो भी दे सकते थे उन्होंने मुझे दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने मुझे जो वैल्यू सिस्टम दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल्चर दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को बहुत पैसा दे दें और कल्चर और वैल्यू सिस्टम ना दें तो वो पैसा किसी काम का नहीं होता। लेकिन अगर वैल्यू सिस्टम और कल्चर दे दें तो वो अपने आप ही आगे बढ़ जाता है। ये तो मैंने सीखा है, इसलिए बचपन बहुत ही सुंदर अच्छा निकला मेरा। वेरी नाइस सर। सर, तो अब हम करियर पे चलते हैं आपके, दैट कि आपने उस टाइम पे जो मेन प्रोफेशंस होते थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर, तो आपने एक एक स्ट्रगलिंग करियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपने स्टार्ट किया, तो वहाँ कैसे शिफ्ट हुए आप? बिकॉज आप सिंगल बच्चे थे अपनी फैमिली में, अपनी पेरेंट्स के, तो उनका भी एक रहा होगा सपना कि हमारा बच्चा कुछ अचीव करे, कुछ बने। क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया होगा देन दे उन्होंने ये डिसाइड नहीं सोचा होगा कि आप इतना अचीव एक्चुअली इसमें भी कर लेंगे। तो उनको क्या शौक लगा और आपने ये करियर कैसे चूज किया? तो बहुत अच्छी स्टोरी है। तो एक्चुअली ये सीखने की वो है, क्योंकि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ मैं हम्म। बोलता हूँ कि अगर जिस चीज़ की अगर आप में दिल में चाहत है, इच्छा है, करेज है, तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। कैसे है ये? क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएससी करने के बाद कंपटीशन के थ्रू मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। 45 डेज मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में अटेंड किया। ओके। मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। मेरा हो सकता है कि वो मेरी डेस्टिनी नहीं थी। तो मुझे ये मेडिकल रैप का जो जॉब है, मैं 1982 की बात करता हूँ, आज से 43 ईयर्स, 44 ईयर्स पीछे। तो मुझे वो मेडिकल रैप जो आके डॉक्टर से बात करते थे, मेडिसिन के बारे में बात करते थे और डॉक्टर्स कितने रिस्पेक्ट से उनसे बात करते थे, तो वो कन्वर्सेशन में देखता था। क्योंकि मेरे फादर एडमिन ऑफिसर थे, तो हम जब जाते थे अपने को दिखाने के लिए तो बड़े ध्यान से सुनते थे। हम लोग को रोक दिया जाता था, वो मिलते थे, बात करते थे। तो मुझे लगा कि ये प्रोफेशन बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है। और इसमें ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है, बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है। बट इस प्रोफेशन को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ और जिससे उनके बराबर में आ सकता हूँ। तो ये मेरे दिमाग में आया और हम्म। फिर मैंने इस करियर को चूज किया। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया
इंटरव्यू के बाद मैं घर पे आया, तो पेरेंट्स को नहीं मालूम था कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरी इंटरनल फीलिंग थी। हम्म। तो उनको बहुत खराब लगा कि ये मेडिकल रैप बन करके क्या करेगा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज 45 दिन होने के बाद छोड़ करके आ गया। तो 2 दिन तक दोनों ने मुझसे बात नहीं की, लेकिन ग्रेजुअली माँ तो माँ होती है, फिर माँ ने बात करनी शुरू की, फादर ने बात करना शुरू किया। तो वो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मेरे दिमाग में ये तो क्लियर था कि ये जो मेरा करेज है, जो मैंने सोचा है, दृढ़ निश्चय है, राइट, इसको तो पूरा करना है। उस टाइम तो हम ये चाहते थे कि चलो पहले एक सक्सेसफुल, पहला सीढ़ी थी सक्सेसफुल होना, फर्स्ट स्टेप वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम्म। उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ, और मेडिकल लैब बन करके जो भी मेरे दिमाग में था कि हाँ, हमें अचीव करना है, हमें सेल्स आगे बढ़ानी है, सीखना है, ये सब चीजें मेरे दिमाग में थी, उससे मैं आगे बढ़ता गया। और ये तो मेरे लिए बहुत ही एक टफ चीज भी थी साथ में, कि प्रोडक्ट के बारे में, बायोलॉजी एनाटॉमी के बारे में, प्रोडक्ट कैसे इंटरेक्ट करती है, क्या होता है, ये सब मुझे क्लियर नहीं था। तो मैं सोचा कि मैं कैसे, कहाँ से तैयार करूं, क्योंकि तैयारी तो बहुत जरूरी थी, और तैयारी होने के लिए अपने को शार्प करना जरूरी था। हम्म। तो फिर मेरी जो है ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में एकदम जीरो था मैं, क्योंकि ट्रेनिंग में जब हम जानते नहीं है प्रोडक्ट के बारे में और पूरी बॉडी के सिस्टम के बारे में, तो हम क्या समझेंगे। तो पहले दिन तो मैं एकदम ब्लैंक, जिसको कहते हैं, अंधेरे में बैठा रहा। फिर आकर के जब शाम को आया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मेरी एक जर्नी शुरुआत हुई है। ये ब्लैंक से अभी तो जीरो है, तो एक किरण भी मुझे आगे लाइट दिखा सकती है। बाकी लोग तो और पढ़ करके आए हैं। तो मैं कहा चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज जो मेरे रूममेट थे, उनसे सीखना शुरू किया कि भाई मुझे बताओ, मैं तो एक मैथमेटिक्स साइड वाला आदमी हूँ, मुझे तो बिल्कुल मालूम ही नहीं है, कितनी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, कितने सिस्टम होते हैं बॉडी में, सब बताओ। तो एकदम जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, ABCD, वैसे पढ़ना शुरू किया। तो उस टाइम हम लोग की 45 डेज की ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो ट्रेनिंग में मैं बहुत, मतलब कहते हैं ना कि सब लोग दिल लगा के पढ़ते हैं, मैंने भी बहुत दिल लगा के पढ़ा, और रट्टा भी मारा, समझा भी, सिखा भी। और नंबर 3 पोजीशन आई मेरी 48 लड़कों के बैच में। लड़के ही बोलते थे हम लोग, सभी ऑल वर वेरी यंग। तो उसमें, तो वो मुझे एक अनदर बूस्ट मिला कि नहीं, वाह, जो हमने सोचा था, करेज है, जो एटीट्यूड है, वो बहुत अच्छा है, उसको हम कर सकते हैं। तो ये ऐसे एक जर्नी शुरू हुई। घर पे जब लौट करके आए, उस टाइम तो फोन नहीं होते थे, कोई मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे। बताया कि मुझे ये अवार्ड दिया गया है, मुझे ये सर्टिफिकेट, अवार्ड में सर्टिफिकेट मिला है। तो बहुत ही खुशी हुई पेरेंट्स को कि चलो कुछ किया, बस वहां से फिर आगे जर्नी शुरू हो गई। वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग सर। और आपने इससे, इस बात से मुझे ये समझ में आया कि हम सबको सीखना चाहिए कि अगर हमें में करने की कुछ चाह हो तो हम उसको अचीव कर सकते हैं, चाहे वो हमने स्टार्टिंग से नहीं भी किया हो तब भी। नेक्स्ट बिल्कुल मैं सही ये है। आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहूंगी कि जैसे आपका प्रोफेशन था कि आप काफी टाइम घर से दूर रहते थे, घर से बाहर रहते थे, और आपने काफी सारी कंट्रीज भी अपने काम के प्रति आप गए उसके लिए। तो उसमें आपकी वाइफ, आपकी पेरेंट्स, आपके बच्चों ने कहाँ सफर किया और आप उनका कैसे सपोर्ट रहा? तो मैं सफर की जगह मैं सपोर्ट की बात करूंगा, राइट, बिकॉज मैं हमेशा हमेशा जो है हर चीज को बड़े पॉजिटिव लेके बात करता हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट पहला ये रहा कि पेरेंट्स का, जब काम करना शुरू किया, तो उस टाइम हमारी जो है टेरिटरी होती थी, डेली गए होकर के आए। फिर 1987 में हमारी मैरिज हो गई, मैरिज के टाइम ही हमारा प्रमोशन हो गया। तो माता पिता ने, मदर फादर ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा लड़का, अकेला लड़का, ये घर पे रहे, और ये क्यों घर छोड़ करके जाए। प्रमोशन के बाद तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपको मिलता, क्योंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करता था, गोरखपुर में मेरी पढ़ाई हुई थी। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नहीं जाओ, हो करके आओ। भले ही मुझे मालूम था कि मेरी मदर रोती थी अकेले में, बट वो इनकरेज करती थी, क्योंकि लगता था बेटा जो है दूर चला गया। इधर मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी जो है शादी के बाद हम लोग जो है तुरंत निकलना पड़ा। तो मैं बोला कोई बात नहीं, ये आपकी एक जर्नी है, हम आपके साथ हैं, और आप आगे बढ़ो, राइट। तो हम, जब मेरा ट्रांसफर हुआ आगरा में, आगरा में हम दोनों गए वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ मालूम ही नहीं था, बट मेरी वाइफ एज ए पिलर की जैसी खड़ी हुई, राइट, और शी सपोर्टेड मी। फिर आगे फैमिली बढ़ी, बच्चे हुए, फिर नेक्स्ट मेरा प्रमोशन हुआ। तो ऐसे करते हुए जब बच्चे बड़े हो गए, तो फिर हम लोग वहाँ से लखनऊ आए, लखनऊ के बाद फिर हम बैंगलोर आ गए। तो बैंगलोर में कुछ मालूम ही नहीं था हमें। मेरी वाइफ ने भी साथ में बोला कोई बात नहीं, हम साथ में चलते हैं, देखते हैं,
और मिल करके एज ए पिलर की तरह उन्हें काम किया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए तो मेरा तो काम बढ़ता गया, क्योंकि मैं एक हफ्ते के 10 दिन के लिए बाहर रहता गया। तो मेरी वाइफ ने बहुत संभाला, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी जो है, मेरे फादर भी रिटायर हो चुके थे, पेरेंट्स रिटायर हो चुके थे, वो मेरे साथ आ गए। तो वो घर का भी ध्यान रखती थी, बच्चों का भी ध्यान रखती थी, मेरा भी ध्यान रखती थी, और मुझे इंकरेज करती कि ठीक है, इट इज वेरी गुड। बिकॉज हर स्टेप में, हर 3 साल में, 4 साल में प्रमोशन होता गया, अच्छी चीजें आती गई। तो बच्चों को भी लगा कि हाँ कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो दे सेड कि कोई बात नहीं, और हम पढ़ाई करते हैं। और मेरी वाइफ साथ में रही, पेरेंट्स साथ में रहे, तो ये तरह से मुझे सपोर्ट ही मिला। सफर तो किया होगा उन्होंने, बट उन्होंने कभी मुझे सफर शो नहीं किया। और मुझे मालूम है कि दर्द तो होता ही है, कुछ भी हो, बट वो दर्द को उन्होंने मुस्कुराते हुए सहा। और आज जो मैं हूँ वो सब उनका सपोर्ट है। मेरी मेहनत तो एक चीज है, बट अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, बच्चों का नहीं होता, वाइफ का नहीं होता, सबसे बड़ा सपोर्ट वाइफ का, क्योंकि शादी के बाद वो एक पिलर जैसी रही, तो फिर बिल्कुल। आगे नहीं बढ़ पाता। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। सो इंस्पायरिंग सर। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों की बात हो रही थी तो आपने बताया कि आपने डॉक्टरेट आपने बहुत लेट करी, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंसाइट दीजिए हमारे व्यूअर्स को। डॉक्टरेट लीड की, मुझे समझा नहीं वो। हाँ जी, डॉक्टरेट आपने कौन सी एज में करी और ओके आपने क्यों ओके ओके करी? ओके ओके। हाँ, वेरी गुड। तो हुआ क्या कि जब मेरा प्रमोशन हुआ 2002 में, जब मैं डिप्टी जनरल मैनेजर बन करके हेड ऑफिस आया, बिकॉज मैंने एक ही कंपनी में काम किया है। लोग कंपनी काफी चेंज करते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कंपनी चेंज करना अच्छी बात है या बुरी बात है, बट मैं ये सोचता हूँ कि एक बड़ी इंग्लिश में कहावत है कि ऑलवेज द अदर साइड ऑफ द ग्रास इज ग्रीनर। मतलब दूसरे की तरफ की ग्रास जो है, हमेशा घास हमेशा ग्रीन रखती है। मैं ये बोलता हूँ कि आप अपनी घास को इतना सींचो कि वो भी उतनी ही ग्रीन हो जाए, इंस्टेड ऑफ दूसरे की ग्राफ देखने की जगह। तो मैंने कहा कि अगर मुझे प्रमोशन लेना ही है तो यहाँ पे काम करके क्यों नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रमोशन मैं लेता गया, जो बाहर मुझे मिलता वो मुझे यहाँ मिलता गया। तो एक ही सीढ़ी थी, बट ये कि मैंने सीढ़ियाँ चेंज नहीं की, एक ही सीढ़ी पे आगे बढ़ता गया। तो जब मैं यहाँ पे आया तो एज ए डीजीएम बन करके आया। तो मेरे साथ मेरी टीम मेंबर्स थे जो कि काम करते थे, वो सब एमबीए थे, मैं ग्रेजुएट था उस टाइम तक। तो एमबीए थे। उसके बाद जब मैं जीएम बन गया तो मेरे जो एसोसिएटेड मेंबर्स थे वो डॉक्टर्स थे, एमबीबीएस एमडी थे। जब हम कोई ब्रांड लॉन्च करते थे, कोई डिवीजन लॉन्च करते थे, तो हमारा एक ग्रुप बैठा करता था, तो एवरीबडी वाज मोर क्वालिफाइड देन मी। तो बट पोजीशन मेरी ऊपर थी। तो मेरी सबसे ऊपर पोजीशन थी, बाकी सब जो है एसोसिएटेड मेंबर थे। तो मैंने सोचा ये गलत है, क्योंकि जो है अगर मुझे भी आपने को आगे बढ़ाना है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने एमबीए फिनिश किया 2005 में, ऑनलाइन किया मैंने। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में था कि हम डॉक्टर्स को मिलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर करते हैं, तो अगर मेरे साथ भी अगर डॉक्टर लगेगा तो कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि एक रिस्पेक्ट वाली बात है। तो जब मैं 55 की 56 की एज में था, तो उस टाइम जब कोरोना शुरू हुआ, राइट, तो मैंने कहा ये राइट टाइम है, क्योंकि उस टाइम तो हमारी ट्रैवलिंग होती नहीं थी, पूरा मौका मिलता था। और साथ में क्या था कि इंस्टीट्यूट में ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। तो हर चीज़ मेरी क्लियर होती गई, और मेरी पीएचडी भी जो है 3.5 साल में कंप्लीट हो गई। तो वो आप समझ जाइए कि जब मैं 59 ईयर्स की एज में आया, 59 to 60 के बीच में, तब मैंने पीएचडी मेरी की। बट एट द सेम टाइम जो मेरी ट्रैवलिंग का टाइम होता था, तो उसमें मैंने सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए। मैंने कहा कि अगर जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना बिल्कुल। ज़्यादा आपको मालूम चलेगा। और ये तो सत्य है कि पढ़ाई हमेशा जो है कोई चुरा नहीं सकता। पढ़ाई जो है एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो आप दूसरे को जितना बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा। धन चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन एक जो नॉलेज आती है वो कभी कोई नहीं जाती, टिल द लास्ट ब्रेथ आपके पास रहती रहती है। हम्म। तो वो 32 सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मैंने की, अभी भी पढ़ता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ। लास्ट ईयर मैंने फेलोशिप किया ऑन डॉक्टरेट, राइट, अगेन ऑन फार्मास्यूटिकल साइंस के ऊपर। तो दैट इज द थिंग विच इज द जर्नी गोज ऑन। और जहाँ पे भी मुझे पढ़ने की थोड़ी सी भी, मतलब कहते हैं कि मिल जाता है, चाहत होती है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। अभी मैं एआई से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, कि कैसे हम एआई को इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे एआई से चेंज कर सकते हैं। मेरी टॉक्स भी आजकल इंडस्ट्री में एआई से रिलेटेड होती हैं, फार्मा इंडस्ट्री में, कि हाउ एआई कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड सिनेरियो। तो ये मेरी एक जर्नी है जो कि अच्छी लगती है। पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, क्योंकि कैसा है कि जैसी आप जैसी बुक्स रखेंगे या जैसी सोसाइटी के साथ रहेंगे वैसे ही आपको एनरिच करेगी।
और वो से आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड। भगवान को मैं बहुत बहुत शुक्रिया वो करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जहाँ मैं सीख सकता हूँ और जहाँ मैं लोगों के साथ मिल सकता हूँ। वेरी नाइस सर। आपकी इस बात से ये इंस्पिरेशन मिलती है कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती। ये बहुत आप एब्सोल्युटली ट्रू। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके रास्ते भी खुद बनते जाएंगे और रास्ते आप एक मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे। सर अब नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने एक एज अ मेडिकल रेप से स्टार्ट करके एक लीडरशिप, एक आप वाइस प्रेसिडेंट बने आप अपनी कंपनी में, तो वो जो जर्नी है उस लीडरशिप के की पॉइंट्स आपने अपनी लाइफ में कौन कौन से अपनाए जो हमारे लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा लीडरशिप का पॉइंट है, जब हम यंग रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, हर चीज में तुरंत रिएक्शन आ जाता है। और आज की जो जनरेशन है अभी आप जो देख रहे हैं वो तो मतलब तुरंत बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो मैंने ये चीज सीखी कि अगर आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप में एग्रेशन नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप पॉज ले लो, सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट है, और अगले ने अगर आपके साथ ऐसी बात की है तो वो उसकी सर्कमस्टांसेस क्या थी बात करने की, आप उसको कैसा जवाब देना चाहेंगे। तो आपकी जो वाणी है, जो बात करने का तरीका है, वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत ही शीतल होना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप दूसरे से किसी भी एग्रेसिव आदमी से भी अगर आप कामनेस में बात करोगे, असर्टिवनेस में बात करोगे, तो वो आदमी हमेशा एग्रेसिव नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे करके कूल डाउन हो जाएगा। और किसी भी चीज का सॉल्यूशन कूल डाउन पे आता है। दो इंसान अगर लड़ाई करते दिखाई देंगे तो वो फाइट बढ़ती जाती है, और आप जानते हो आजकल कितने रेजेस हो रहे हैं। बट बिल्कुल। अगर वो एक इंसान शांत हो और एक इंसान एग्रेसिव हो तो दूसरा भी धीरे करके शांत हो जाएगा। क्योंकि हम बोलते हैं, अगर हम आपसे मुस्कुरा के बात करते हैं तो आप भी मुस्कुराहट से में करेंगी, फ्रोन्स नहीं आएंगे। बट अगर हम आपसे गुस्से से बात करेंगे तो आपकी मुस्कुराहट गुस्से में चेंज हो जाएगी। हम्म, तो पॉइंट नंबर वन है कि ऑलवेज रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट द थिंग। हम्म, दूसरी चीज है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब ये भी नहीं कि पेशेंस बहुत देर तक रखो, बस उसको समझो समझो देखो क्या है। और थर्ड थिंग ये है कि आप अपने लाइफ पे, अपने काम पे फोकस रखो। हम्म, अर्जुन आई का एग्जाम्पल हम देते हैं, हमेशा देते हैं और हमेशा देता रहूंगा। क्योंकि कैसे अर्जुन आई में केवल अर्जुन, कैसे वो जो है एक महान धुरंधर बने, हम्म, क्योंकि उनको दिमाग में उनके केवल वो आंख दिख रही थी, तीर का निशाना आंख पे। तो अगर आपका गोल क्लियर है तो आपको अपने बात में रास्ते मिल जाएंगे। तो उसके लिए अपनी प्लानिंग कर लो आप। बहुत पुरानी एक कहावत है कि अगर किसी पेड़ को 10 घंटे में काटना है तो 9 घंटे अपनी आरी तेज करो, 1 घंटे में काटो। तो ये बहुत पुरानी नहीं, कहावत है और ये सही भी है। तो इसलिए आप अपने को उस पर्टिकुलर मुकाम पे जाने के लिए अपने को तैयार करो। और ये भी लोगों से बात करो, अपने मेंटर बनाओ। ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर किसी ऊंची जगह पहुंचना है तो अपने बराबर वालों को तो रिस्पेक्ट करो, ठीक है, देखो। लेकिन अपने वो जो मेंटर, जिस इंसान ने वो मुकाम हासिल किया है, हम्म, उससे पूछो कि क्या हर्डल्स थे। तो वो इंसान वो आपको वो हर्डल्स पे शॉर्टकट का रास्ता बता सकता है, लेकिन जाना तो आपको ही पड़ेगा। हम्म, बट लेकिन अगर आप चाचा मामा ताया घर वाले ये वो दोस्तों से पूछोगे, भाई मुझे वहां पहुंचना है, हम्म, राइट, तो वो तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देंगे। बिल्कुल। करेक्ट। तो वो चीज नहीं लेनी है, वो चीज आपको है। तो मैंने हमेशा मेंटर बनाया, अपने सीनियर से सीखा हम्म, और अपने इवन जूनियर से सीखा। क्योंकि बहुत से ऐसे जूनियर हैं जिनके पास ज्यादा नॉलेज भी है। ऐसा नहीं कि हम सब गुण संपन्न हैं, उनमें नॉलेज है, तो अगर हम उनसे सीखते हैं तो कोई हार्म की बात नहीं है। हम्म, उसमें अपनी ही रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ती है। तो हम्म, ये अनदर पॉइंट है विच मैंने देखा। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। पानी जैसा निर्मल होना चाहिए। हम्म, पानी अपनी जगह बना लेता है। नीले बर्तन में डालो नीला, काले में डालो काला, सफेद में डालो सफेद। तो वैसे ही आपको अपने हिसाब से मोल्ड होना चाहिए, राइट। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो आजकल जो बात चल रही है कि हम्म, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज हो, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, वो मोल्ड होते गए। हम्म, वही मैं एग्जांपल यहाँ भी देना चाह रहा हूँ कि हमें मोल्ड होना चाहिए। क्योंकि एक बड़ा सही तरीका है, जब आंधी आती है तो जो पेड़ खड़े रहते हैं वो उखड़ जाते हैं, जो पेड़ झुक जाते हैं वो आंधी सह ले जाते हैं।
तो ये बिल्कुल। सब चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, कंपैशन। अनदर पॉइंट मैं सबको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपनी रिस्पेक्ट करो। हम्म। और जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे तो फिर आप दूसरे की भी उसी हिसाब से रिस्पेक्ट करोगे। हम्म। अगर मैं बोलूं कि यादव मैडम बहुत अच्छी है, अगर खुद वो सोचे आई एम वेरी गुड, मेरे जो है ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, आई एम द बेस्ट ऑन दैट, और तो ये चीज आप दूसरे में भी देखोगे, हम्म। क्योंकि आपको भी दूसरा वैसे ही दिखाई देगा, दूसरे में भी वही चीज दिखाई देगी। हाँ एक जी। छोटा सा एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि दो नेबर्स थे और आपस में उनमें कुछ झगड़ा हो गया। तो हम्म। एक नेबर क्या करता था, डेली उठा के कूड़ा जो है दूसरे नेबर के घर में डाल देता था। हम्म। और पहला जो नेबर था वो क्या करता था, उठा के फूल डाल देता। तो हम्म। सामने वाले ने पूछा कि वो आपके यहाँ डेली सुबह कूड़ा डाल देता है, आप क्या करते हो, कूड़ा उठा के डस्टबिन में डालते हो और दो फूल उठा के तोड़ के डाल देते हो वहां पे। हम्म। तो उसने क्या जवाब दिया कि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो सही बात। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे को जो रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि रिस्पेक्ट कभी डिमांड नहीं की जाती, हमेशा कमांड की जाती है। वेरी नाइस सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर एक चीज और, कि आपकी बेस्ट सेलिंग 4 बुक्स अमेजोन पर हैं इस टाइम पे। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको किसने इंस्पायर किया बुक्स लिखने के लिए, और आपने क्यों लिखी बुक्स, और अपनी बुक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए। बिल्कुल बताता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि पहले मैं बुक लिखने का कोई मेरा मन नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट ग्रेजुअली जब मैंने कंपनी से फेयरवेल लिया, नॉट रिटायरमेंट, आई टुक द फेयरवेल फ्रॉम द कंपनी, राइट, बिकॉज दे वर नॉट अलाउइंग मी, मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे छोड़ के जाने के लिए। बट बहुत टाइम लगा अपने रिस्पेक्टेड ओनर को मनाने के लिए, तो उन्होंने मान गए, समझ गए वो। तो मैंने सोचा कि अगर जो भी हमने ये सीखा है, अगर आप सबके पास तो पहुंच नहीं सकते हो, तो अगर उस चीज को अगर आप बुक के जरिए लिखो तो जो पढ़ने वाले हैं उससे तो कुछ तो उनको जो फायदा होगा। क्योंकि एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसका नाम था डाई हार्ड, डाई एम्प्टी, सॉरी, डाई एम्प्टी। ये मिस्टर फोर्ड ने लिखी थी, हेनरी फोर्ड ने नहीं, मिस्टर फोर्ड ने। और उसका जिस्ट ये था कि किसी ने पूछा किसी से कि सबसे ज्यादा नॉलेज कहाँ पे है, तो किसी ने बताया कि इंस्टीट्यूशन पे है, यूनिवर्सिटी में है, कॉर्पोरेट में है, राइट, और काफी जगह है। तो उनका रिप्लाई था नहीं, सबसे ज्यादा नॉलेज जो है वो ग्रेवयार्ड में है। क्यों ग्रेवयार्ड में है? क्योंकि जितने भी नॉलेजेबल पीपल थे उन्होंने आगे किसी को शेयर नहीं किया और वो फिर चले गए इस दुनिया से। अगर वो शेयर करते तो लोग कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाते। तो ये मेरे दिमाग में बहुत था, तो मैंने कहा कि नहीं, जो भी मैंने सीखा है लीडरशिप के बारे में, जो भी मैंने सीखा है स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने सोचा है टैलेंट क्या चाहिए जिसमें कि कोई पैसा नहीं लगता, कोई एफर्ट नहीं लगते, उसको अगर मैं बुक के जरिए लिखूंगा तो जो पढ़ने वाले हैं वो उसको पढ़ेंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो आज की डेट में मेरी जो पहली बुक है, द लीडर्स विद लैडर्स, वो मोर देन 75 यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी में है, काफी लोग ने उसको पढ़ा है। 3 चीज में उसको लिखा मैंने। वो पहला है कि लीडरशिप में क्या होता है, स्टार्ट विद द माइंडसेट। सेकेंड थिंग, इट इज स्टार्ट विद द प्रोकास्टिनेशन, जो आज का काम कल करो, कल का काम परसों, वो नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है। तो बोले कबीर दास जी का जो दोहा है वो बहुत ही सही है, तो अभी करो, कल का क्या मालूम कल क्या होने वाला है। तो बिल्कुल। वो चीज मैंने उसके अंदर लिखी, नो प्रोकास्टिनेशन। स्किल्स क्या चाहिए, अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, वाणी, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, रिस्पेक्टिंग द पीपल। तो वो सब स्किल्स है जो आज की हम बात करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को, कोई भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो बेकार है। थर्ड मैंने उसमें लिखा कि टैलेंट, जैसे कि सच बोलना, टाइम पे आना, ये सब एक टैलेंट है। बड़े से बड़े लोग टाइम पे नहीं आते हैं, छोटे से छोटा काम वाला टाइम पे आता है। तो वो चीज है जो चीज मैंने उसमें लिखी। तो मेरी पहली बुक, आपने पूछा तो मैंने लेके रखी हुई थी, ये है मेरी पहली बुक, द लीडर्स विद लेडर्स, विच यू कैन सी हियर। ये हम्म। अमेजोन की बेस्ट सेलर हुई। सेकंड बुक मेरी मैंने लिखी कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। आज के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो जैसे हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि इफ यू हैव टू परफॉर्म यू हैव टू रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, हम्म। देन ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म, राइट। तो हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये जो है दूसरी बुक लिखी हुई है, द लैडर फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। हम्म, ये भी अमेजॉन बेस्ट सेलर हुई। इसमें मैंने लॉर्ड श्री कृष्णा का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि महाभारत हमें बताती है कि सबसे बड़े वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे। उन्होंने हर स्टेजेस में कैसे कैसे अपने को रखा, राइट, और कैसे ट्रांसफॉर्म किया। तो दूसरी बुक थी। थर्ड बुक मैंने ये लिखी कि लोग एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, तो दिस इज अ बुक विच इज एटीट्यूड मैटर। दिस इज अगेन अमेजॉन बेस्ट सेलर। इंसान का एटीट्यूड कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या तरीके से हम कैसे एटीट्यूड को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड सही है, एटीट्यूड से ही करेज आती है, पॉजिटिव करेज, नेगेटिव करेज, हम्म, दोनों करेज होती है। ऐसा नहीं है कि जो है जो जितने भी आप समझ जाओ कि आत्मघाती लोग होते हैं या जो ये ऐसा काम करते हैं, उनमें भी एटीट्यूड होता है, बट वो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, मरने का होता है। पर कुछ जो करने वाले होते हैं उनमें डिफरेंट एटीट्यूड होता है। तो वो मैंने थर्ड बुक लिखी, एटीट्यूड मैटर। इस साल फिर मैंने बुक लिखी कि मतलब लोगों से बात कर करके कि क्या है, तो दैट इज द बुक इज एक्सपेक्टेशन, अ लाइफलाइन और ए डेडलाइन। तो ये बुक पे मैं एकदम अपने वाइफ से बात कर रहा था, ऐसी बातें होने लगी। तो बात करते करते ऐसी बात निकल के आई कि एक्सपेक्टेशंस आजकल बहुत जगह हो गई, हर जगह हो गई है। फैमिली में, घर बाहर, सोसाइटी, रिश्तेदारों में, है ना, हर जगह एक्सपेक्टेशंस हो गई। तो वो सोच करके मैं कहा चलो इस पे मैं किताब लिखता हूँ। हम्म, तो मैंने किताब लिखी, अ लाइफलाइन एंड डेडलाइन। अभी यू लेट मी टेल यू, मैंने तीन बुक लिखी, वो लीडरशिप पे थी, बट ये बुक मेरी वाइफ ने सबसे पहले पढ़ी। कैन यू बिलीव? शी वाज द फर्स्ट पर्सन हु रेड द एंटायर बुक। वेरी So नाइस। this has become again an Amazon bestseller. You can see the logo here of Amazon bestseller. तो दिस इज ऑल अबाउट इट कि मैंने सोचा कि एक जनरल लोगों को देना है कि उनको पढ़ करके कुछ समझ में आए। और मैं बहुत जार्गन से ही लिखता हूँ, राइट, एंड आई डोंट राइट अ वेरी टिपिकल टाइप ऑफ द लैंग्वेज। मैं वो हमेशा बोलता हूँ, मैं शशि थरूर सर जैसी लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखता हूँ, जिससे कि कोई भी इवन 10th क्लास पास इंसान भी उसको समझ आ जाए, पढ़ रीच। करके समझ सकता है। हाँ, ये रीच हो, लोगों को वेरी समझ सिंपल, आए। रीच हो लोगों को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल। हम्म, तो ये मेरा है। फिर अभी अप्रैल में मेरा बर्थडे आएगा, तो फिर मैं सोचूंगा कोई नया टॉपिक, फिर 7-8 महीने उस पर रिसर्च करूंगा, उसके बाद फिर लिखूंगा, और एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च कर दूंगा जो फरवरी में होती है। वाह, वेरी नाइस सर। बहुत अच्छे से आपने अपनी बुक्स का डिस्क्रिप्शन दिया, और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमें अपनी नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए हमारा जो एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं समत लाइफ में मेरा भी यही मोटो है कि लोगों ने जो अपनी लाइफ जर्नी से सीखा है वो लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग, सब लोग कहीं ना, क्योंकि सबके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, आपके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, आपसे बहुत कम मेरे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन जो आज इंसाइट आपसे मिला है वो मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आगे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ जो उन्होंने एक्चुअल में, रियल में फेस किया है, जो जिया है, उसको अगर हम ले लेंगे, ग्रैब कर लेंगे और उससे सीख लेंगे, तो शायद थोड़ी बहुत हमारी लाइफ बेटर हो जाए, या हम हमें एक अच्छा पाथ मिल जाए। तो यही मेरा भी मोटो है कि हम अपनी लाइफ जर्नीज के साथ सीखें और लोगों की लाइफ जर्नीज से भी सीखें। सर एब्सोल्युटली एक। ट्रू। और एक एक हम्म, पॉइंट मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, हम्म, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ। हम्म, और उसको हमें ऐसा जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फेल क्यों क्यों हो गए। ये हम्म, सोचना चाहिए क्या हमने नहीं किया था जिसकी वजह से हम फेल हो सेम। गए। हम्म। क्योंकि क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, और ये सब जानते हैं, अगर ठोकर लगती है तब भी आदमी 2 कदम आगे गिरता है, पीछे कभी नहीं गिरता। किसी इंसान को पीछे गिरते नहीं देखा, हम्म, राइट। तो इसलिए आप आगे ही गिरते हो, और उस पर गिरते गिरते अगर आप संभल गए तो फिर आपको ठोकर नहीं लगेगी। हम्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी। टेक फेलियर एज वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन फॉर द सक्सेस। मुझे बहुत फेलियर हुए, ऐसा नहीं है, बट हम्म, उसको मैंने एज ए स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस सीखा। क्या मुझसे छूट गया था जो मैंने नहीं किया, हम्म, अगर उसको कर लेता तो मैं बेटर हो जाता। बिल्कुल। सर लास्ट में एक आपसे इंसाइट लूंगी, जो आज के बच्चे, हमारे यंग जनरेशन अपने करियर स्टार्ट कर रही है, उसको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मैं सिंपल गाइडेंस ये दूंगा कि आप अपना एक गोल फाइनल करो, क्या बनना है। दुनिया के हिसाब से मत सोचो, राइट। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करो। आज की डेट में 648 डिफरेंट स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं,
648 स्ट्रीम्स, AI इज वन ऑफ द स्ट्रीम। सो उसको अगर आप हटा, AI में बहुत है, तो वो स्ट्रीम से अपना गोल फाइनल करो और उसके ऊपर अपना पाथवेज लेके चलो कि भाई हमें क्या क्या करना है। किसी मेंटर के साथ आप मिलो। हम्म। सपोज करो कि अगर मुझे कर्नल बनना है, सपोज मैं आपको आर्मी का एग्जांपल देता हूँ, तो कर्नल के पास जाके बात करो कि सर आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था, एनडीए में क्या किया था आपने, क्या नहीं किया। आपको बेस्ट म्यूजिशियन बनना है, तो हम्म। वहाँ के टॉप म्यूजिशियन के पास जाके बात करो कि क्या करना है। आपको एजुकेटर बनना है, तो बेस्ट एजुकेटर के पास जाके बात करो। तो दिस इज वन थिंग है। सेकेंड थिंग इज कि आप अपनी पूरी एक पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो, लोग रिज्यूम बनाते हैं, आप पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपने क्या क्या चीज की है, आप क्या कर रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस मिली। तो वो पोर्टफोलियो अगर आप तैयार करते रहोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या आपने करते, क्या कर सकते हो और क्या कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज कि अपने पर भरोसा रखो, हैव कॉन्फिडेंस। और एवरी डे व्हेन यू गेट अप, राइट, यू से कि आज मैं क्या छोटी सी चीज अच्छी करूं जिससे कि कल से ये बेहतर हो। ये बोलने की बातें हैं, लेकिन अगर आप चलो हफ्ते में भी कोई एक अच्छी चीज करते हो, तो वो चीज अगर आपके पास 56 अच्छी चीज हो जाएंगी आपके पास टोटल एक साल के अंदर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप अपने को डेवलप करो। और ये मत सोचो कि डोंट बी देयर ऑन द सोशल मीडिया कंप्लीटली। बिलीव यू मी, सोशल मीडिया में अगर आपको कनेक्शन बनाने हैं, तो डिग्निफाइड कनेक्शंस लो। डिग्निफाइड कनेक्शन जहां से आप सीख सको। फोटोग्राफ डालनी, ये डालना, वो डालना, रील बनाना, नो, ये लाइफ में कुछ नहीं देने वाला। या अगर आपको यूट्यूबर बनना है, तो फाइंड आउट विच आर द बेस्ट यूट्यूबर्स आर देयर, फॉलो देम ऑन, बट डोंट बिकम ए मीडियोकर पर्सन इन योर लाइफ। बिकॉज मीडियोकर तो मीडियोकर ही रहेगा। इट ऑलवेज सेड कि लीडर्स जो है लीड करता है, बाकी तो हेड है उसको फॉलो करते हैं। तो थिंक लाइक ए लीडर, बिहेव लाइक ए लीडर, वर्क लाइक ए लीडर, and ensure that you should become like a leader. So follow a leader. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। माइट भी ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगी आपकी ये सारी बातें। सर, आज की कॉन्वर्सेशन सच में बहुत इंसाइटफुल रही। आपने जो लेसन, स्ट्रगल्स और सक्सेस की स्टोरीज शेयर की हैं, वो डेफिनेटली हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रही। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ अपनी एक बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी शेयर करी। थैंक्स अ लॉट। Thank you very much for inviting me on your wonderful platform. Thank you very much once again. Thank you. थैंक यू सर।